शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। और आज की क्लास की शुरुआत भी हम बहुत ही सुंदर लाइनों से करेंगे कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें सूरज की तरह जलना भी होगा। बिल्कुल, अगर आप बहुत उच्च मुकाम हासिल करना चाहते हो या एक सूरज की तरह आप चमकना चाहते हो तो आपको सूरज की तरह जलना भी तो होगा। मतलब जलने का अर्थ यहाँ पर है कि उसी तरीके से मेहनत करनी होगी, तपन में, बिना किसी शंका के या बिना किसी शिकायत के बिल्कुल अपनी मेहनत पर फोकस करना होगा और अपने लक्ष्य पर फोकस करना होगा। अगर दोनों का बैलेंस होगा तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। और हमारी आज की क्लास की शुरुआत में पहली ही न्यूज़ हमने ली है, दो यहाँ पर ऑपरेशन लिए हैं, ऑपरेशन शोकवेव और दूसरा ऑपरेशन है चौकस। दोनों ही ऑपरेशन जो है अपने अपने क्षेत्र में किसी भी तरीके की कोई गतिविधि, असामाजिक तत्व गतिविधि, इस तरह की सामने अगर कोई परेशानी आ रही है तो उनको रोकने के लिए शुरू किया गया है। पहला ऑपरेशन शोकवेव है जो 2 अगस्त 2026 को शुरू किया गया है और बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र से शुरू हुआ है। स्वतंत्रता दिवस से पहले सीमा पार ड्रोन के जरिए हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी की साजिश को नाकाम करना इसका उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के साथ इसने अपनी जो कार्य क्षेत्र है उसी के माध्यम से आज जो बीकानेर हथियार खेप लेकर पंजाब जा रही थी डिलीवरी मैन, उसको गिरफ्तार किया है। और इस तरीके की जो उसकी ये साजिश थी, इस साजिश को, पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया है। और नाकाम किस ऑपरेशन के द्वारा किया गया? ऑपरेशन शोकवेव के द्वारा। और इसी तरीके का दूसरा ऑपरेशन ऑपरेशन चौकस है। ये ऑपरेशन चौकस जो है जयपुर के पश्चिमी पुलिस कमिश्नरेट में अवैध गतिविधि पर लगाम लगाने के लिए अगस्त के पहले सप्ताह से इसको शुरू किया गया। और इसका उद्देश्य जो है वो नशाखोरी, अवैध शराब की बिक्री, जुआ, सट्टा, अन्य असामाजिक गतिविधियां हैं, उनको रोकना है। तो दोनों ही ऑपरेशन का एक ही उद्देश्य है कि देश में या राज्य में किसी भी असामाजिक तत्व की तरफ से कोई परेशानी देशवासियों को ना हो, उन्हें पहले ही रोका जा सके। इसलिए ये दोनों ऑपरेशन कार्य कर रहे हैं। वहीं हमारी दूसरी न्यूज़ देखते हैं कि जो 3 दिवसीय राष्ट्रमंडल देशों का प्रतिनिधियों का 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस जो चल रही थी उसका समापन हो चुका है 2 अगस्त को। और विवादों का कम खर्चीला, मानवीय व शीघ्र समाधान हो, जयपुर से दुनिया को ये संदेश दिया गया है। और इसकी घोषणा पत्र यूँ किया अंगीकार। किस तरीके से इस घोषणा पत्र को अंगीकार किया है? तो 2 अगस्त 2026 को जयपुर में कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस में इस डॉक्यूमेंट को अपनाया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में कॉमनवेल्थ लॉयर्स एसोसिएशन की मई 2027 में डार्विन ऑस्ट्रेलिया में होने वाली कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस और कॉमनवेल्थ लीगल कम्युनिटी को विचार, सुधार और आगे के लिए निर्णय के लिए भेज दिया गया है। तो इस तरीके से इस घोषणा पत्र को अंगीकार किया है। यहाँ 3 दिवसीय जो ये पीस कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसका समापन हो चुका है और 3 दिन इस प्रोग्राम का संचालन जयपुर में हुआ। नेक्स्ट, ऊर्जा का नया किला, बीकानेर और बीना में बनेंगे देश के रणनीतिक तेल भंडार। अब यहाँ पर बीकानेर के बारे में आप सभी जानते हैं कि बीकानेर राजस्थान से संबंधित है, वहीं बीना जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। यहाँ हम न्यूज़ देखें तो जो मार्च 2026 में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने पर वैश्विक स्तर पर जो स्थिति बनी है ऊर्जा और तेल की खपत को लेकर, एक ईंधन संकट खड़ा हो गया है पूरे विश्व के सामने। यहाँ पर ज़्यादा आयात, कम रिजर्व और सप्लाई का एक ही रास्ता होने के कारण ऊर्जा आपूर्ति चेन बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। केंद्र सरकार ने 90 के दशक में ही इस खतरे को समझकर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन काम बहुत ही धीमी गति से हुआ। हालांकि राजस्थान का बीकानेर और मध्य प्रदेश का बीना इस स्थिति को बदल सकते हैं। यहाँ प्रस्तावित 2 नए रिजर्व देश रणनीतिक तेल भंडार की क्षमता को 9.5 दिन से बढ़ाकर करीब 10 दिन तक पहुंचा सकते हैं। तो पूरे देश की ऊर्जा आपूर्ति के लिए 2 स्टेट्स के बीना और बीकानेर, इन दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर बताया गया है। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही देशों स्टेट्स के जिलों का नाम याद रखना है। बीना और बीकानेर दोनों ही बी से हैं। नेक्स्ट, ये जो न्यूज़ है ये आपके जहाँ भी साइंस टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वहाँ पर सीधी सीधी आपको देखने को मिलेगी। वहीं फिलीपींस, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया के बाद अब ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में थाईलैंड ने दिखाई दिलचस्पी। एक्ट ईस्ट नीति और मजबूत हुई। एक्ट ईस्ट नीति जो है नवंबर 2014 में शुरू की गई थी और एशिया प्रशांत का जो देश है लगते हुए, उन देश के साथ एक भारत के आपसी मजबूत संबंध हो, उसी के माध्यम से वहाँ भारत ने इस नीति को बढ़ावा दिया है और बनाया है। उसी की तरह यहाँ पर आपको ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में भी थोड़ा डिटेल में देखना है कि चारों ही देशों के नाम भी याद रखने हैं। फिलीपींस, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और थाईलैंड इन कगार पर हैं, इस जगह हैं कि ये भी अब भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको खरीदने की सोच रहे हैं। वहीं हमारी नेक्स्ट, जो हमने पहले ऑपरेशन की बात की, वहीं यहाँ पर युद्धाभ्यास की भी बात की जा रही है। आप किसी भी एग्जाम को देंगे तो जहाँ जीके वाला पार्ट है उस पार्ट में आपको ऑपरेशन के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और युद्धाभ्यास के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कौन सा ऑपरेशन कब, क्यों, कहाँ चलाया गया, कौन सा युद्धाभ्यास कहाँ किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से उसको किया गया है। यहाँ पर जो युद्धाभ्यास हुआ है तो पहला ही नाम पॉइंट क्वेश्चन का आपको याद रखना है, वो ये है कि ये जो है भारत पाक सीमा के से सट्टे राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है।
और किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना द्वारा युद्ध की तैयारियों मुहाना करते हुए 1 सप्ताह तक, है ना, 1 सप्ताह तक चला है युद्धाभ्यास। रोटर क्लैप क्लैप 3 को शनिवार सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। यहाँ पर वायुसेना द्वारा ये युद्धाभ्यास किया गया है। इस युद्धाभ्यास का नाम क्या है? रोटर क्लैप 3। ये याद रखना है। कहाँ किया गया है? पोखरण फील्ड फायरिंग में किया गया है। कितने दिन? 1 सप्ताह तक ये प्रोग्राम, ये अभ्यास चला है। ड्रोन बदल सकते हैं किसी भी युद्ध की दिशा। यहाँ पर इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य ये हो सकता है कि जो वैश्विक स्तर पर अभी युद्ध की स्थिति बनी हुई है, चाहे रूस और यूक्रेन की हो, चाहे पश्चिमी एशिया की सैन्य संघर्षों की बात हो। कल की न्यूज़ में भी हमने नाटो वाला और उत्तर कोरिया के बारे में भी पढ़ा। तो आप अगर पूरे वैश्विक स्तर के बारे में वैश्विक स्तर पर देखोगे तो अलग अलग तरीके से युद्ध छिड़े हुए हैं, और युद्ध करने की जो नीतियां हैं, उन नीतियों में भी काफ़ी बदलाव हो चुका है। अब यहाँ पर मिसाइल से भी ज़्यादा अलग अलग तरीके के युद्ध आप देख सकते हो। तो यहाँ इन युद्ध में आपने ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन के युद्धों को, ड्रोन से जो मिसाइलें दागी गई हैं उनके बारे में देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने एक ही पल में बिल्कुल तहस नहस कर दिया है संसार को। तो ड्रोन बदल सकते हैं किसी भी युद्ध की दिशा। हालिया रूस यूक्रेन और युद्ध और पश्चिमी एशिया की सैन्य संघर्षों ने यह साबित कर दिया है कि आधुनिक दौर में ड्रोन किसी भी युद्ध की दिशा को बदल सकते हैं। इसी उभरते खतरे को ध्यान में रखते हुए भारतीय वायुसेना अपनी काउंटर ड्रोन क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रही है। इस युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य भविष्य में संभावित बड़े पैमाने के ड्रोन हमलों के खिलाफ हेलीकॉप्टर की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को धार देना है। यहाँ पर आपको भारत का क्या उद्देश्य है वो भी समझ में आ गया है। इसी के साथ हमारी नेक्स्ट न्यूज़ पर चलेंगे कि 50 देशों में बांग्लादेश और नेपाल शामिल। अमेरिका में नया वीज़ा नियम लागू, बॉन्ड की शर्त से भारत को राहत। अब यहाँ पर अमेरिका में ट्रंप जो है आए दिन नई नई नियम लागू कर रहे हैं। तो उसी नियम में इन्होंने एक नया नियम लगाया है कि 50 देशों में अब बांग्लादेश और नेपाल को भी शामिल किया है कि अमेरिका जो है अप्रवासन और वीजा नियमों को लेकर लगातार सख्ती बरत रहा है। अमेरिका का ट्रंप प्रशासन सोमवार से अपनी वीजा बॉन्ड योजना लागू करेगा। अब इस वीजा बॉन्ड योजना में क्या है? इसके तहत 50 देशों के नागरिकों को बिजनेस और टूरिस्ट वीजा के लिए $20,000 यानी कि 17 लाख रुपए तक का बॉन्ड जमा करना पड़ सकता है। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, ये याद रखना है, भारत के पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश है, भूटान है और नेपाल है जैसे देशों के नागरिकों पर भी नियम लागू हो गए हैं। 3 अगस्त से ये वीजा बॉन्ड प्रोग्राम स्थायी हो जाएगा। भारत के लिए यहाँ एक राहत की बात है कि भारत को इस तरीके का बॉन्ड नहीं देना है, उसे इस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया है। अर्थात भारतीय नागरिकों को B1 बिजनेस और B2 टूरिस्ट वीजा के लिए आवेदन करते समय कोई बॉन्ड नहीं देना है। हालांकि जरूरत पड़ने पर आगे दूसरे देशों को भी इस योजना में शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ से 3 बातें निकल के आती हैं कि ये वीजा बॉन्ड योजना क्या है, इसके तहत कितने देशों को वीजा टूरिस्ट बॉन्ड जमा करना पड़ेगा, और जमा करने के लिए फीस क्या है, और कब से ये लागू होगा, क्या भारत को भी इस तरीके का बॉन्ड जमा करना होगा। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इंटरनेशनल वाले। यहाँ ध्यान रखना है कि भारत को इस बॉन्ड को जमा नहीं करना है। वहीं राजस्थान से संबंधित ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लागू किया गया है। बड़े प्रोजेक्ट पर CMO AI से रखेगा नज़र। अब CMO में भी AI से सारे प्रोजेक्ट पर नज़र रखी जाएगी कि मुख्यमंत्री की जो बजट घोषणाएं हैं, बड़ी परियोजनाएं हैं, और उनमें कार्य ठीक गति से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या रुक गया है, या राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम CMWMS के विकास, उन्नयन और रखरखाव को मंजूरी दे दी है। स्टेट ई-गवर्नेंस मिशन टीम SEMT की हालिया बैठक में इसके लिए 1,88,44,000 रुपये के प्रावधानों को स्वीकृति मिली है। अब इनमें कौन कौन से स्मार्ट फीचर हैं? ऑटोमेटिक अलर्ट, बजट फॉरकास्टिंग और परफॉर्मेंस रैंकिंग। वहीं विधानसभागार होगी कामों की मॉनिटरिंग। CMWMS राज्य सरकार का प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आपको लाइन बाय लाइन क्वेश्चन निकल सकता है, जिसके जरिए कैसा प्लेटफॉर्म है? प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं, मेगा परियोजनाओं, निर्माण कार्यों की प्रगति पर नजर रखी जाती है। वहीं हाल ही में इसमें सांसद निधि, विधायक निधि और 50 लाख रुपए से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों, विधानसभावार मॉनिटरिंग का मॉड्यूल भी जोड़ा जाएगा। यहाँ से आपके लिए देखो, जो ये न्यूज़ की हेडलाइन है वो तो सभी को पता है, लेकिन जो क्वेश्चन बनेगा, जिस तरीके से कथन कारण मिलान वाला, 3 सही हैं, 2 सही हैं, 1 सही है, इस तरीके के RPSC अधीनस्थ बोर्ड में क्वेश्चन सामने आ रहे हैं, लंबे लेंथी क्वेश्चन, वो क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस है। यहाँ अगर आप पूरी तरीके से 4 लाइन को याद कर लेते हो, कौन कौन सी योजनाएं, परियोजना को शामिल किया गया है, और अभी हाल ही में, है ना, ये सब याद रखना, हाल ही में सांसद निधि, विधायक निधि और 50 लाख रुपए से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। वहीं राज्य के दूसरे सिस्टम से होगा जुड़ाव। अब कैसे जुड़ा होगा? CMWMS को SSO GIS फील्ड इंस्पेक्शंस, राज्य SMS ई-वर्क, ई-पंचायत और WAM जैसे प्रमुख सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, जिससे विभागों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। ये दोनों ही पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। आपको इन दोनों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, पढ़ना भी है। आगे इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। नेक्स्ट, महारानी लक्ष्मीबाई केंद्रों के माध्यम से नए कॉलेजों में होगी शुरुआत। अब नाम से ही आप
अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये छात्राओं के लिए जो है प्रशिक्षण की बात की जा रही है। महाविद्यालयों में छात्राओं को 4 सप्ताह मिलेगा पंच किक सुरक्षा तकनीकों का परीक्षण। ये राजस्थान के बारे में है। वहीं हमारी जो आज का रोचक तथ्य है वो रोचक तथ्य हैं समानांतर सरकार। आपने हिस्ट्री में या कहें कि पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत में भी जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में ही एक समानांतर सरकार के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। अब क्या है समानांतर सरकार, ये सबसे पहले कहाँ शुरू हुई और कहाँ कहाँ पर ये लागू हुई, इसके बारे में भी आज हम थोड़ा सा देखेंगे डिटेल में, क्योंकि इससे क्वेश्चन निकलता ही है। यह है कि जिस समय ब्रिटिश राज था, है ना, ब्रिटिश राज के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए स्थानीय स्तर पर बनाई गई थी। कैसे कि जब ब्रिटिश शासन लागू था तो जो स्थानीय, वैसे भी सारा हमारे स्थानीय लोग, क्रांतिकारी लोग एक आंदोलन कर रहे थे। उस आंदोलन में अपने अपने क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर इन्होंने एक समानांतर सरकार का निर्माण किया। अब सबसे पहले इस तरीके की सरकार का निर्माण कहाँ किया गया, तो सबसे पहले किया गया बलिया में, ना, यूपी उत्तर प्रदेश में, बलिया में 1942 अगस्त में ही किया था, इसलिए आज की रोचक न्यूज है, सॉरी। और वहीं इसके उद्देश्य क्या थे? पहला उद्देश्य इसका कि विदेशी शासन को चुनौती देना, दूसरा जनता को स्वशासन देना, तीसरा न्याय व्यवस्था संचालन। इस तरीके के इन्होंने अपने उद्देश्य रखे हुए थे। अब ये ध्यान रखना है आपको कि पहली जो है समानांतर सरकार कहाँ बनी, तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 1942 में बनी। वहीं इसी से रिलेटेड और भी ध्यान रखना है कि दूसरी बलिया में, सॉरी बलिया हो गया, और तामलुक बंगाल में, मिदनापुर है वहाँ बंगाल में, फिर सतारा में महाराष्ट्र, वहीं तालचेर ये है उड़ीसा में। तो आज की जो रोचक तथ्य हैं वो हमारा संबंधित है सतारा महाराष्ट्र से। वहाँ पर क्रांति सिंह नाना पाटिल ने समानांतर सरकार से अंग्रेजी शासन को चुनौती दी थी। क्रांति सिंह नाना पाटिल का जन्म 1900 में आज ही बॉम्बे प्रेसिडेंस में हुआ था। 3 अगस्त 1900 में इनका जन्म हुआ था बॉम्बे प्रेसिडेंस में, इसीलिए आज ये रोचक तथ्य लिया गया है। इन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने सतारा क्षेत्र की ब्रिटिश शासन को चुनौती देते हुए समानांतर सरकार की स्थापना की, जिसने कई वर्षों तक स्थानीय प्रशासन चलाया। और इस साहसिक कदम के कारण इन्हें एक उपाधि दी गई है। कौन सी उपाधि है ये ध्यान रखना है आपको, क्रांति सिंह की उपाधि दी है। आज़ादी के बाद ये लोकसभा सदस्य भी चुने गए और 16 दिसंबर 1976 को क्रांति सिंह नाना सिंह पाटिल का निधन हो गया। तो यहाँ से ये बहुत ही रोचक तथ्य हैं और हिस्ट्री कहो या जीके कहो, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। सेम नेक्स्ट, पहली समुद्री यात्रा पर निकले क्रिस्टोफर कोलंबस जो है भारत की यात्रा खोज में निकले थे, लेकिन ये खोज करते हुए आज ही के दिन 3 अगस्त 1492 में निकले थे। खोज करते हुए ये भारत न पहुंचकर और अमेरिका के बहामास द्वीप में पहुंच गए थे। वहीं बुध ग्रह की खोज के लिए रवाना हुआ मैसेंजर अंतरिक्ष यान, ये भी 3 अगस्त 2004 को हुआ था। आज ही के दिन नासा ने फ्लोरिडा के कैनावेरल में मैसेंजर अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया। यह बुध ग्रह की कक्षा में परिक्रमा करने वाला पहला यान बना। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि बुध की परिक्रमा करने वाला पहला यान, है ना। इसने ग्रह की सतह, संरचना, चुंबकीय क्षेत्र और रासायनिक बनावटों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई। तो इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। थैंक यू।